हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ एंड वेलकम टू डीजी एडुशाला। आज हम शुरू करेंगे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए टेस्ट नंबर तीन जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 1 हिस्ट्री और टेस्ट नंबर 2 ज्योग्राफी को कवर करा चुके हैं। यदि आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 3 इंडियन पॉलिटी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी. रेगुलेटिंग एक्ट 1973, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. चार्टर एक्ट 1833। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोवायर थे। इसके अलावा यदि हम रेगुलेटिंग एक्ट 1973 की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से प्रथम किसने दिया था? ए. सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में, बी. कांग्रेस पार्टी ने 1942 में, सी. मुस्लिम लीग ने 1938 में, डी. स्वराज पार्टी ने 1924 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन गलत है। पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। बी. प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था। सी. 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। डी. 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसका गलत उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 नहीं बल्कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ए. जनवरी 1950 में, बी. नवंबर 1949 में, सी. अप्रैल 1952 में और डी. अगस्त 1947 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अप्रैल 1952 में, जो कि 1946 में गठित संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उसे अप्रैल 1952 में विघटित कर दिया था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की ही पहली विधायिका के रूप में निर्मित कर दिया गया था, अर्थात संविधान सभा अब संसद का भी कार्य करने लगी थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा की बैठक के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की जाती थी, और जब बैठक बतौर विधायिका के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी के द्वारा की जाती थी। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश अनुच्छेद दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इस तरह दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन दोनों ही कथन एक दूसरे का अनुसरण या स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ए. अमेरिका से, बी. ऑस्ट्रेलिया से, सी. कनाडा से, डी. फ्रांस से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा हम यदि फ्रांस की क्रांति से बात करें तो हमने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे आदर्श वाक्य जो कि हमने फ्रांस की क्रांति या फिर फ्रांस के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश सबसे पहले गठित राज्य था, उसके बाद गुजरात का गठन हुआ था, उसके बाद नागालैंड और सबसे लास्ट में हरियाणा।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश का गठन पहले ही 1953 में 14वें राज्य के रूप में किया जा चुका था। इसके बाद गुजरात का गठन जो कि 1960 में किया था, यह 15वां भारत का राज्य था। इसके बाद नागालैंड का गठन जो कि 1963 में किया था, यह भारत का 16वां राज्य था। और 1966 में पंजाब राज्य का गठन किया था, जो भारत के 17वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। पंजाब राज्य का निर्माण 1966 में पंजाब को हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया था और इसी के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में प्रावधान दिए हैं और सूची 2 में उनके अनुच्छेद। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। पाकिस्तान से भारत में प्रवजित, यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 6। इसके बाद नागरिक अधिकारों का नियमन अनुच्छेद 11 से संबंधित है। भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 से संबंधित है। और नागरिक अधिकारों की निरंतरता जो कि अनुच्छेद 10 से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 4, 2 और 1। इस तरह हमारा कथन 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ए ब्रिटेन के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, या फिर डी फ्रांस के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अमेरिका के संविधान से लिए गए अन्य प्रावधान, जिसमें सबसे पहले मूल अधिकार, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों का पद, यह सभी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सम्मिलित है। आपको बताना है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। यह अनुसूची 4 में दिया गया है। इसके अलावा हम अन्य सूचियों की बात करें तो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ जो कि अनुसूची 3 से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण जो कि 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित है। और भत्ते एवं विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान जो कि अनुसूची 2 से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात अनुसूची 4 जो कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को संदर्भित करती है। नेक्स्ट है, वह कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। केवल जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं उनमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को शामिल किया गया है। इस तरह हमारा ऑप्शन डी एकदम सही होगा। अनुच्छेद 15 जो कि हमारा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो कि नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो कि विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जाता है। पहला, कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा की उन्नति के द्वारा, तीसरा जनजागरण के द्वारा, चौथा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 2 और 3। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा भारत में अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। इस तरह हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात आर्टिकल 19(1) का आ जो भारत के संविधान की प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया है।
42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में हमारे कौन से अनुच्छेदों को शामिल किया था आपको बताना है, और इसमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उस समय शामिल नहीं किया गया था। आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 48A को जोड़ा था। आर्टिकल 39A जो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना है। आर्टिकल 39A जो कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना से संबंधित है। और लास्ट है आर्टिकल 48 का ए जो कि रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित था। इस तरह हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसके तहत कवर होते हैं, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसके तहत कवर होते हैं, लेकिन सी पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संबंधित नहीं था। इस तरह हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में एक न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जो कि हमने यूएसए के संविधान से लिया है। यह भारतीय संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न बनाती है। इस तरह हमारा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है। आपको एक तरफ मूल अधिकार और दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। इसमें ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार जो कि आर्टिकल 30 से संबंधित है एकदम सही सुमेलित है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 का ए से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 22 नहीं बल्कि अनुच्छेद 32 से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि हमारा अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें। दूसरा है ज्ञानार्जन तथा सुधारों की भावनाओं का विकास करें। तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। और चौथा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य है। इसमें ऑप्शन बी अर्थात 1 और 2 जिसमें देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, यह दोनों ही हमारे मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित हैं। लेकिन पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्यजीव की रक्षा और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण यह हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं बल्कि टीपीएसपी से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के स्थानों को आरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा यदि हम अनुच्छेद 333 और 331 की बात करें, यह हमारा एंग्लो इंडियन से संबंधित था जिसे अभी हाल फिलहाल में समाप्त कर दिया गया है। और आर्टिकल 341 जो कि अनुसूचित जातियों की पहचान एवं संरक्षण से संबंधित है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित। इसमें कथन ए कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता हो। कारण है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 20 का डी अर्थात ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसमें देखते हैं ए कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता हो। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा
का सदस्य होना अनिवार्य होता है, इसलिए यह कथन गलत है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह एकदम सही है। इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा होता है? ए उपराष्ट्रपति के द्वारा, बी संसद के द्वारा, सी राज्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, डी उच्च चुनाव आयोग के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा किया जाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी आयु सीमा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें संसद सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो वो 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी संसद के प्रति, सी केवल लोकसभा के प्रति, डी राष्ट्रपति के प्रति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 75(2) में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की बैठकों की अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है? आपको बताना है कि संसदों की बैठक में अधिकतम अंतर कितने माह का हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है ए 3 माह, बी 6 माह, सी 4 माह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 माह। संसद की बैठकों के बीच में जो गैप होता है वह मैक्सिमम 6 माह तक का हो सकता है। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जिन्हें 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? यहाँ भारत के प्रधानमंत्री दिए गए हैं, आपको उनको क्रमवार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किसका काल था और उसके बाद कौन कौन से हमारे प्रधानमंत्री आए थे। इसमें सबसे पहले हम चौधरी चरण सिंह जो कि 1979 से 1980 तक थे। उसके बाद वीपी सिंह जो कि 1980 से 1980 के बीच थे। इसके बाद चंद्रशेखर जो कि 1990 से 1991 के बीच में थे। और सबसे लास्ट में एच.डी. देवगौड़ा जो कि 1996 से 1997 के बीच में थे। इस तरह हमारा ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, जो कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा हमें हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी भाषाएं। इसके अलावा 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू किया था। इस तरह हमारा ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बी यह 17 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, सी सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं है, डी इनके हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यह 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो पहले होता है
नेक्स्ट है धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसमें 4 कथन दिए हैं। धन विधेयक के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन सी, राज्यसभा कुछ संशोधनों या सिफारिश कर सकती है। यह कथन गलत है क्योंकि धन विधेयक पर विचार करने के लिए केवल लोकसभा को अधिकार दिए गए हैं। राज्यसभा को इसके लिए कोई भी संशोधन या सिफारिश की अनुमति नहीं दी गई है। नेक्स्ट है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 जो कि संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। ए 452, बी 245, सी 250, डी 545। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें 238 सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य यूनियन टेरिटरी से और इसके अलावा 12 सदस्य जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में किन्हें राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों में ही राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी अधिकारापेक्षा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्प्रेषण। उत्प्रेक्षण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती हैं। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है। ए लोकसभा द्वारा, बी संसद के किसी भी सदन द्वारा, सी राज्यसभा द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाई जा सकती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 61(1) में दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह संसद तथा राज्य सरकारों का संविधान है। अर्थात भारत के संविधान के बड़े होने का यह कारण है कि इसमें संघ और राज्य दोनों के बारे में ही प्रावधानों को रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्य एवं संघ अपने अपने अलग अलग संविधान का निर्माण करते हैं। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात अनुच्छेद 226 जो कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही सुमेलित है। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 जो कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। इस तरह ए का 2। दूसरा है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 जो कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं सलाह देता है। इस तरह बी का ऑप्शन 4, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन तथा मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। इस तरह ऑप्शन सी का 1 और अनुच्छेद 131 जो कि उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार है। इस तरह हमारा ऑप्शन बी जो कि 2, 4, 1 और 3 से संबंधित है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 266, बी अनुच्छेद 267, सी अनुच्छेद 215 और डी अनुच्छेद 192। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266 जो कि भारत की संचित निधि से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद
267 की बात करें तो यह भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है और भारत की लोकलेखा निधि जो कि अनुच्छेद 266 के अंतर्गत ही आती है। इस तरह हमारा ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा। भारत की संचित निधि ऐसी निधि है जिसमें से सभी उधारियां या प्राप्तियां की जाती हैं और भुगतान जमा किया जाता है। नेक्स्ट है एल.एम. सिंघवी समिति संबंधित है। ए आर्थिक नियोजन से, बी करारोपण से, सी संवैधानिक विकास से, डी पंचायती राज से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पंचायती राज से संबंधित है हमारी एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना था। नेक्स्ट है नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई थी। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में पारित किया गया था, यह इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A को भी शामिल किया गया था और अनुसूची 12 को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसमें गलत कथन का चयन करना है। इसका ऑप्शन बी जो कि गलत है। यह मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं। यह अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को भेजते हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन बी गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। भारत के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। इस तरह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यदि हम न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें तो न्यूनतम सदस्य संख्या केवल 60 हो सकती है। हालांकि कुछ राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 तय की गई है एवं मिजोरम में 40 और नागालैंड में यह संख्या 46 है। इस तरह हमारा ऑप्शन ए जो कि सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कुछ अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और आर्टिकल 355 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। इस तरह ऑप्शन ए जो कि आर्टिकल 352 हमारा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय वह होते हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में दिया गया होता है। इनमें से कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में दिया गया है। सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग जो कि आर्टिकल 338 से संबंधित है। इसके बाद वित्त आयोग जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है और राजभाषा आयोग जो कि संविधान के आर्टिकल 344 से संबंधित है। इस तरह यह तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सन 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इस तरह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सन 2009। NIA की स्थापना सन 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम सन 2008 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य नहीं बल्कि 6 सदस्य होते हैं
ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि सदस्यों का कार्यकाल इसमें 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, यह भी कथन गलत है। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और कथन बी, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता है। इसका कथन ए सही है। राज्य वित्त आयोग, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। इस तरह हमारा कारण गलत होगा। ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था निम्न में से किसकी समीक्षा करने के लिए? सरकारिया आयोग का गठन संघ व राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इसका गठन 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इसमें गलत कथन कौन सा है। इसमें जॉन मथाई के सिफारिश पर 1921 में गठित की गई थी। प्राक्कलन समिति जॉन मथाई के सिफारिश पर 1921 में गठित की गई थी। यह कथन गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 262 की बात करें तो अनुच्छेद 262, जो कि अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 265 का तात्पर्य है कि भारत की विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 260, जो कि भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन कार्यपालिका आदेश के तहत हुआ है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि इसका गठन राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत हुआ है। यह कथन भी गलत है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के भाग 14वें और अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन दिया गया है। इस तरह हमारे तीनों ही ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्ति एवं प्राधिकारों से संबंधित है।
इसके अलावा अनुच्छेद 243D जो कि पंचायतों में सीटों का आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 243H जो कि पंचायतों के करारोपण की शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 243K पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, भारत में सन 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। भारत में सन 2003 में 3 नए उच्च न्यायालय मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय में स्थापित किए गए थे। इस तरह हमारा मिजोरम गलत उत्तर होगा। नवीनतम स्थापित उच्चतम न्यायालय आंध्र प्रदेश में, जिसका गठन सन 2019 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, और यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो कि आप टेलीग्राम पर डिजी एडुशाला सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और यदि आपको नहीं मिले तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कथन सी, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं, यह गलत है, क्योंकि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अनुच्छेद 365। संविधान का अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में 365 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163 जो कि राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आपको एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान दिए हैं। ए है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 जो कि उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 का संबंध राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इस तरह अनुच्छेद 126 का संबंध ऑप्शन 4 से है, और अनुच्छेद 128 जो कि उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति है, और अनुच्छेद 127 जो कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इस तरह हमारा ऑप्शन 3, 4, 2 और 1 सही होगा। ऑप्शन 3, 4, 2 और 1 जो कि हमारे विकल्प सी में दिया है, इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है यदि हमें लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को सन 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में उपयुक्त कथन किसने दिए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केसी हवियर ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी भारत के महान्यायवादी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा के सभापति को नाम निर्देशित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं, क्योंकि भारत में किसी राज्य की विधानसभा आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक नहीं, बल्कि अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी दशा में यह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है, अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है। इससे इसका राज्यपाल से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए हमारे दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि हमारी संसद में सन्निहित हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कारण और कथन। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। कथन है ए, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालयों तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण है, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ऑप्शन ए दोनों ही सही है, कथन और कारण, और सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। पहला, स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय में। दूसरा है, यदि वह कोई सलाह मांगता है तब। और तीसरा है, केवल यदि विषय नागरिक के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तब। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, और वह सलाह केवल तभी दे सकता है जब राष्ट्रपति सलाह मांगने का आग्रह करता है। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है तथा यह 1962 से जारी है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, और सबसे अधिक सीटों की संख्या केंद्र शासित राज्यों के रूप में दिल्ली के पास है, जो कि 7 है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80, आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 25, कर्नाटक में सीटों की संख्या 28 और गुजरात में सीटों की संख्या 26 है। इस तरह हमारा ऑप्शन ए 3, 4, 2 और 1 सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चुनाव आयुक्त के विरुद्ध हम अभियोग प्रक्रिया को नहीं अपना सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233, जो कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल
प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 252, जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। सबसे पहला है, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था, जो कि सही है। इसके बाद देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, यह भी सही है। प्रधानमंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, यह कथन गलत है क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री अर्थात होम मिनिस्टर। और चौथा है, राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार इसके उपाध्यक्ष होते हैं, यह ठीक है। इस तरह ऑप्शन 1, 2 और 4 जो कि हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद की सीमा को निश्चित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद की सीमा को निश्चित कर दिया गया था। यह सीमा 15% से अधिक नहीं है। यह संविधान संशोधन सन 2003 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, अब हम कुछ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, हाल ही में जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट सन 2022 के अनुसार सन 2021 में भारत में टीबी मामलों में वर्ष सन 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 19%। नेक्स्ट है, किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सन 2021 चुना गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया अवार्ड सन 2022 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सन 2022 की अध्यक्षता भारत ने की थी। दूसरा है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक चार्टर को स्वीकार किया गया था और 7 स्तंभों से सुरक्षा के स्तंभ की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत ने नहीं बल्कि श्रीलंका के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात इकोसॉक के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप सन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एशियाई कुश्ती चैंपियन सन 2022 में भारत ने कुल 17 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधबाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस अकेडमी एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप सन 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बकलोह हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसी वर्ष सन 2021 के लिए 31वें
सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ए. वासुदेव मोही, बी. प्रोफेसर रामदास मिश्र, सी. डॉक्टर के शिवा रेड्डी और डी. डॉक्टर शरण कुमार लिम्बावे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर रामदास मिश्र। सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नीलम शर्मा को चमेली देवी जैन पुरस्कार सन 2021 दिया गया। दूसरा, इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में हुई थी। और तीसरा, इस पुरस्कार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन ने की थी। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही नहीं है। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही नहीं है। इसमें चमेली देवी नहीं बल्कि आरिफा जौहरी को जैन पुरस्कार सन 2021 से सम्मानित किया गया था और जिसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। इस तरह हमारे यह दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट है, डीआरडीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि डीआरडीओ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मिसाइल प्रणाली सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमेजेट SFDR बूस्टर का सफल परीक्षण किया था। इसका सही उत्तर है सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमजेट भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रतिरोधक तकनीक है। यह भी कथन सही है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सियोम मिशन 1, जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू किया है? ए. उड़ीसा, बी. तमिलनाडु, सी. राजस्थान और डी. कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में चिथिरई उत्सव शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजना को समर्थन करने के लिए भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 से सन 2021 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 12.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर उड़ीसा में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, पहला, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार सन 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया है। और दूसरा है, इस मेले का आयोजन कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी इसमें एकदम सही है, लेकिन इसका आयोजन जयपुर में नहीं बल्कि नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन F. कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार सन 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल ने दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजडन ने किन दो भारतीयों को वर्ष सन 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है,
जौनसारी, पतरी, सहारिया तथा गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। दूसरा है थारू, टोडा, महाली तथा डाडो जनजातियां हिमाचल प्रदेश की हिमालय के तराई प्रदेश में निवास करती हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी एकदम सही है। थारू, टोडा और महाली तथा डाडो जनजातियां हिमाचल प्रदेश के हिमालय के तराई प्रदेश में निवास करती हैं। लेकिन जौनसारी, गोंड, खरवार, बुक्सा, शहरिया तथा पत्तरी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां हैं। इसके अलावा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी निवास करती है और डाडो मणिपुर और टोडा तमिलनाडु तथा ओडिशा में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। इस तरह ऑप्शन ए हमारा गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, वह कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मथुरा। इसके अलावा यदि हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से कजरी लोकगीत के अखाड़े हैं। पहला पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, दूसरा जहांगीर अखाड़ा, तीसरा बैरागी अखाड़ा और चौथा अक्खड़ अखाड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किसान कल्याण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों के आर्थिक विकास हेतु इस मिशन को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड में ग्राम दादपुर में शुरू किया गया है। दूसरा है इस मिशन के प्रारंभ होने की तिथि 6 जनवरी सन 2021 है। यह दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन हमें असत्य कथन बताना है तो इसमें सत्य कथन कोई भी नहीं है, इसलिए ना तो एक ना ही दो, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। इसमें स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो कि लखीमपुर में है ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, लेकिन यह लखीमपुर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा गलत उत्तर होगा। लखीमपुर की जगह सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि वाराणसी में है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर में है और लेदर इंस्टीट्यूट जो कि आगरा में है, तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया था। ए अप्रैल सन 2024, बी अप्रैल सन 2005, सी अप्रैल सन 2009 और डी अप्रैल सन 2019। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अप्रैल सन 2005 में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान अनुसंधान संस्थान जो कि सहारनपुर में है, यह एकदम ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। कथक में स्नातक की डिग्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय और भारत खंडे संस्कृत संस्थान लखनऊ तीनों ही प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गौ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गौ अभयारण्य जो कि मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन जारी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थारू जनजाति में बदला विवाह का प्रचलन अभी भी जारी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय कारागार आगरा, जिसकी स्थापना 1844 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है। नेक्स्ट है बेतवा तथा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हमीरपुर में बेतवा तथा यमुना नदी का संगम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या से सही सुमेलित हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान जो कि बरेली में है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि बनारस में है,
और इसके अलावा राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर में है। इसमें बताना है कि आपको कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें केवल 2 और 3 जो कि सही सुमेलित हैं। इसके अलावा पशु जैविक औषधिक संस्थान जो कि बरेली नहीं बल्कि लखनऊ में है, और राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर में नहीं बल्कि अमेठी में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1982 में मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ था। और दूसरा है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के निकाय गठित किए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें ऑप्शन बी असत्य है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार नहीं बल्कि 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए थे। कथन 1 जो कि सही दिया गया है। इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें सूची 1 में जिला और सूची 2 में मुख्यालय दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। जालौन का मुख्यालय जो कि उरई में है, कुशीनगर जो कि पडरौना से संबंधित है, कानपुर देहात अकबरपुर माथी से संबंधित है, और अम्बेडकर नगर का संबंध अकबरपुर से है। इस तरह ऑप्शन बी 4, 3, 2 और 1 कथन हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ वरासत योजना का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांव में उपजे भूमि विवादों के निस्तारण से संबंधित है हमारा वरासत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित दिए गए हैं? मोती नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि लखनऊ नहीं बल्कि प्रयागराज में अवस्थित है। इसके अलावा इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर नहीं बल्कि हापुड़ में अवस्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि रायबरेली नहीं बल्कि आगरा में अवस्थित है। इसके अलावा इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कल्याणपुर अर्थात कानपुर में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। दूसरा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी की ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया था। यह दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जनपदों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। अब हम इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है, बी सी से 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का है तो ए की आयु 6 वर्ष बाद होगी। इसमें हम सबसे पहले सी की आयु को मान लेते हैं। यदि हमारा सी x वर्ष का है तो बी की वर्तमान आयु सी से 3 गुनी होगी, तो इस तरह बी की आयु 3x हो जाएगी और ए की वर्तमान आयु जो कि बी से 5 वर्ष छोटा है। इस तरह हमारा ए 3x - 5 होगा। यह हमारी 3 इक्वेशन बन गई। अब हमें 4 वर्ष पूर्व सी की आयु दे रखी है। 4 वर्ष पूर्व सी की आयु जो कि 10 वर्ष है। अब यदि हम x - 4 = 10 को यदि सॉल्व करें तो x = 14 हो जाएगा। और इस x की वैल्यू यदि हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, जैसे कि हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखा तो हमें 37 प्राप्त होगा।
और अब हमें आंसर दे रखा है कि ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी। अब यदि हम ए की वैल्यू ज्ञात करें तो ए की वैल्यू 37 है और यदि इसमें हम 6 वर्ष जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हमें 43 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 छात्रों में 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हैं और 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में ऐसे कितने छात्र हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं की संख्या बतानी है आपको। तो आपको पहले अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। 40 छात्र जो कि इंग्लिश में फेल हो चुके हैं और 20 छात्र जो कि हिंदी में फेल हो चुके हैं। इसके अलावा 12 छात्र जो कि दोनों ही सब्जेक्टों में फेल हो चुके हैं, हमने 40 और 20 में पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो इसलिए हमें इनको घटाना पड़ेगा। इस तरह 60 में से यदि 12 चले जाएगा तो हमारे पास 48 बचेगा और अब हमें ये 48 अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। अब यदि हमारे पास टोटल छात्र 100 हैं और 100 में से यदि हम 48 को माइनस कर देते हैं तो हमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 48 में से 100 में से 48 माइनस करने पर हमें 52 प्राप्त होगा। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 6a² और हमें 6a² की वैल्यू 216 दी है। अब यदि इससे हम a की वैल्यू निकालें तो हमारे पास a की वैल्यू 6 आ जाएगी और घन का आयतन होता है AQ और AQ को लिए हम 6 का अगर Q करेंगे तो 6 छंग 36 और 36 छक्का 216। इस तरह 216 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन नंबर, यदि सिस्टर का कूट 2 1 2 3 4 5 है तथा ARC का कूट 6 5 8 है तो ARREST का कूट ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सारी वैल्यूज सिस्टर और ARC में दी हैं। इस वैल्यू को हम ARREST में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू जो कि हमें 6 5 8 दे रखी है, ए 6 5 और 8। इस तरह यहाँ पे ए की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 5 और ई की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लेंगे जो कि हमें 4 दे रखी है और एस की वैल्यू जो कि हमें 2 दे रखी है और टी की वैल्यू जो कि हमें 3 दे रखी है। इस तरह हमारा सही उत्तर 6 5 5 4 2 3 होगा। 6 5 5 4 2 3 इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर का सही क्रम बताना है। इसमें हमें देखना है कि हमारे कौन से जोड़े बन रहे हैं। इसमें यदि हम देखें 4 4 का सेट बना लेंगे तो हमें एल के एम और एन बनेगा। एल के एम एन, एल के एम और एन। इस तरह हमें एम के एल और एन प्राप्त हो जाएगा। एम के एल और एन जो कि हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर का क्रम कौन सा है। इसमें हमें बताना है कि इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसमें ऑप्शन सी जो कि CBB CAB है, CB B C A और B। इस तरह हमारी इक्वेशन ABCB और ABCB बन जाएगी। इसे भी हम 4 4 के सेट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सुचित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है और गीता विजी से छोटी है। विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य में कौन होगी। इसमें सुचित्रा पुष्पा से लंबी है। इसमें सबसे पहले हम सुचित्रा जो कि पुष्पा
पुष्पा से लंबी है। इसके बाद लेकिन मालती से छोटी है, तो हम मालती को सबसे ऊपर रखेंगे। आगे दिया है और गीता और विजय से छोटी है, तो हमें गीता और विजय इसके नीचे रखेंगे। विजय पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, मतलब विजय पुष्पा से छोटी है। यदि सभी एक पंक्ति में खड़े हैं तो आपको बताना है कि मध्य में कौन आएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात पुष्पा। नेक्स्ट है 5, 8, 13, x 34, 55, 89। संख्याओं के अनुक्रम में x का मान क्या होगा? इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 और 8 13 होता है, और 8 और 13 जो कि हमारा 21 होता है, और 13 और 21 34 होता है, और 21 और 34 55 होता है, और 34 और 55 जो कि हमारा 89 आता है। इस तरह ऑप्शन बी 21 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अरुण कहता है कि यह मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ससुर। वह लड़की अरुण के माता के पौत्र की पत्नी है, अर्थात वह लड़की के पुत्र की पत्नी या उसकी बहू है। अतः स्पष्ट है कि अरुण उस लड़की का ससुर है। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। इसमें 82, 16, 4 और 10 दिया है। इसमें 94, 36, 6 और x दिया है, और 44, 16, 4 और 8 दिया है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 82 से 16, 8 इंटू 2 जो कि 16 होता है। उसके बाद 16 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू 4 आ जाती है, और 4 को यदि हम 4 से जोड़ देते हैं तो हमें 4 को यदि हम 2 से गुणा करके इस 2 से जोड़ देते हैं तो हमारे पास वैल्यू 10 हो जाती है। इसी तरह हम सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करके देखते हैं। 94 मतलब 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। अब हम 36 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 6 में यह क्वेश्चन शायद कुछ एरर है, इसे हम बाद में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। सी, ए और बी दोनों हैं, डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार दोनों ही हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं किया जाता है, उसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बताना है आपको आपातकाल के दौरान राज्य की विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। इस तरह हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 135, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें 82 में यदि हम 8 + 2 करें तो 10 आएगा। ऐसे ही 44 में 4 + 4 करें तो हमारे पास 8 आएगा,
और 94 में 9 प्लस 4 करें तो हमारे पास संख्या जो प्राप्त होगी वह x की वैल्यू होगी और x की वैल्यू हमें 13 प्राप्त होगी। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। इस तरह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।